ऑलराइट, सो अभी तक हमने कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि जी कोई ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर बनना है, फिर हमने पढ़ा था उसके बाद सेकंड पॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिफॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, उन्होंने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए। कल हमने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था जी तो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस भी पढ़े थे, और उससे पहले एक वो हमने पॉइंट पढ़ा था रूरल पॉवर्टी डिक्लाइन वाला, जिसमें हमने पॉवर्टी एस्टिमेट्स भी साथ ही में कवर किए थे। ठीक है, और कल हम एक टॉपिक करेंगे एसूस का रिपोर्ट, ASUSE, इसका रिपोर्ट जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें कैसे फार्म लेबर की एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आए हैं, और कैसे मेल कंट्रीब्यूशन इन द फार्म लेबर जो है वो डिक्रीज हुआ, और फीमेल कंट्रीब्यूशन इन द फार्म लेबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे सोशो इकोनॉमिक थिंग्स के साथ लिंक करके, कि कैसे उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट है और कैसे उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ टुडे वी हैव पॉइंट बनाइए 7 न्यू एग्रीकल्चर स्कीम्स, 7 न्यू एग्रीकल्चर स्कीम्स for comprehensive increase in productivity and resilience. 7 new schemes for agriculture for comprehensive increase in productivity and resilience. ठीक है, ये चैट बॉक्स ओपन करना बच्चे। जो यस, दिस वन, क्या कह रहे हैं? Which farmers are entitled for प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन से फार्मर्स एंटाइटल्ड हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑल द फार्मर्स हु आर प्रोड्यूसिंग समथिंग बट दे आर फार्मर्स विच आर लेस देन 7 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब मिडिल फार्मर्स या जो मीडियम फार्मर्स हैं वहां तक के पर्सन्स को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वो क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं। बट अगर हमने पूछना है कि फिर लार्ज फार्मर्स कहाँ जाएं, ठीक है, तो लार्ज फार्मर्स को नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर अलग से उनको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ठीक है, वो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करेंगे तब कवर कर लेंगे कि किस तरीके से फिर उनका प्रीमियम चेंजेस होते हैं। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी, सेटल्ड सेटल्ड सेटल्ड। ठीक है, तो 7 न्यू एग्रीकल्चर स्कीम्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लगभग 14,235 करोड़ रुपीस का एलोकेशन प्रोवाइड किया इन 7 स्कीम्स के लिए। ठीक है, 2024-25 के बजट में इनको अनाउंस किया गया था। 2024-25 में बजट आया था जुलाई 24 को, तो 24 जुलाई 2024 को ये अनाउंस हुए थे। ठीक है, और अराउंड सितंबर के आसपास इनको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो क्या है ये 7 न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम्स, जिससे गवर्नमेंट के जो मेन टारगेट हैं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और रिजिलियंस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। व्हाट इज़ रिजिलियंस? रिजिलियंस है कि जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, या आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक और ज़्यादा खासा अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो, द
effects of exogenous factors, effects of exogenous factors, those factors which are not under the control of the farmers, ऐसे factors जो फार्मर के कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड्स का अटैक हो गया, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाई, इन सारी चीज़ों के चलते जो भी हम एक्सटर्नल इफेक्ट देखते हैं फार्मिंग पर, जिस पर फार्मर का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उनको बोलेंगे हम इफेक्ट ऑफ एक्सोजीनियस फैक्टर्स। बट इन फैक्टर्स का जो इफेक्ट है फार्मिंग पर, उसको बहुत ही नेग्लिजिबल कर देना, बहुत ही कम कर देना, दैट मीन्स द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिजिलियंट। उसको हम बोलते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रिजिलियंट है। जैसे कई बार आपने मोदी जी को या निर्मला मैम के स्पीच में सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी इज शोइंग रिजिलियंस आफ्टर कोविड लेवल, तो इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंस दिखा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जो भी कोविड के बाद डिसरप्शंस हुए या इकोनॉमी में जो सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिले रशियन यूक्रेन के वॉर के बाद, या जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। और वो पता चल गया वैसे लास्ट ईयर के इफेक्ट हुई जब आपका रियल जीडीपी ग्रोथ 5.4% ही रह गया, ठीक है। अब इसमें भी ना एक समझने वाली बात है, दुविधा वाली बात है कि अगर हम कहें कि सर, चलो वैसे एक टॉपिक से हट रहा हूँ बट ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कोर टॉपिक्स समझने में आते रहते हैं। अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें सरकार कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जाएगी 6.4% के करीब, ठीक है, एस्टिमेट्स हैं ये अभी। देन अगर हम बात करें इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का, 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना गया था? 8.2% सारे ईयर का, ठीक है। यस, इसका मतलब 8.2% ग्रोथ रेट गया था सारे पूरे ईयर का, 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कह रहे हो कि आपका ग्रोथ रेट जाएगा 6.4%, ठीक है। तो इस एक साल में 4 क्वार्टर्स बने, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इन चारों क्वार्टर्स में आपका जीडीपी कम हुआ। यस, जो रियल जीडीपी का ग्रोथ है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात कहें कि अप्रैल से जून वाले मंथ में 2024 में इस क्वार्टर में आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो था अराउंड 6.5%, जो कि जुलाई से सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में अगेन कम होकर रह गया 5.4%, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मार्च 2024 तक ऑलमोस्ट आपके पास 8.2% ग्रोथ रेट था, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट कम होकर 6.5 रह गया, अगेन उसके नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट कम होकर 5.4% रह गया। और अगर कंजक्टिवली 2 क्वार्टर्स में आपका रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर हम उसको कौन सी सिचुएशन का नाम देते हैं? रिसेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। बट निर्मला मैडम कहते हैं नहीं, ये रिसेशन नहीं है, इसको रिसेशन का नाम नहीं दिया, इसको नाम दिया इकोनॉमिक स्लो डाउन का, कि स्लो हुई है इकोनॉमी, रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कि बस अपने जो शब्द बोले थे कि हाँ जी इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट है, तो वो कल को हमारी कोई स्टेटमेंट को कोई चैलेंज ना कर दे कि हाँ जी नहीं रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसे हैं जो अपने फिस्कल फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूएसए में स्टेट के पास पावर्स अलग हैं, तो इसका मतलब उनका फिस्कल फेडरलिज्म भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वहाँ स्टेट वाइज रिसेशन भी चेक किया जाता है, ठीक है। और अगर हम यूके की बात करें, यूके में स्टेट वाइज की बजाय म्यूनिसिपैलिटी वाइज फिस्कल फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ पे तो सिटी वाइज रिसेशन चेक किया जाता है, ठीक है। और अगर हम 2023 के और 2024 की बात करें तो बर्मिंघम शहर में रिसेशन था यूके में,
क्योंकि वो सिटी वाइज, अपनी म्यूनिसिपैलिटी वाइज रिसेशन भी चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी बात करें तो वो जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, वो नहीं अपने आप को रिजेलिएंट बोलते, वो बोलते हैं कि भाई हम ठीक है रिसेशन में हैं, और एक्सेप्टेंस इज द की। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ऐसा सा कुछ। ठीक, तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो ये गवर्नमेंट की जो टैक्सोनॉमी है ना सारी, ये जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस इतना ही समझना है कि रिजेलिएंट मतलब जी ठीक है, बाहरी कोई इफेक्ट ज़्यादा तंग नहीं करेगा। नाउ चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो 7 नए स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कहते हैं हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को और रिजेलियंस को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से 7 स्कीम्स हैं उनका नाम लिख लीजिए, देन वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन फर्स्ट। सेकंड क्रॉप साइंसेज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्रॉप साइंसेज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। थर्ड sustainable livestock health and production, sustainable livestock health and production। Fourth, strengthening agriculture insurance and management, strengthening agriculture education and management, strengthening agriculture education and मैनेजमेंट। ठीक है। फिफ्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देन सिक्स्थ, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। एंड सेवेंथ, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम। क्या चीज? नहीं, ये 2024-25 के बजट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, इंप्लीमेंट हो गए थे सितंबर 2024 के आसपास, सितंबर या अक्टूबर 2024 में। ठीक है, तो ये टोटल 7 स्कीम्स को जो एलोकेशन है 14,235 करोड़ का है, 14,235 करोड़ का है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं 14,235, 14,235 करोड़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं विद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसको लिंकअप करेंगे हम विद डिजिटल इंडिया मिशन के साथ। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था? डिजिटल इंडिया मिशन, यस, वेरी गुड, 2016 में। ठीक है, 2016 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन।
डिजिटल इंडिया मिशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट है वो क्या है कि इंडिया को डिजिटाइज करना इस लेवल पर कि हम जियोपॉलिटिकल अरेना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के साथ खुद को लिंक कर लें, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या कहता है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करना है गुड्स या सर्विसेज का विद द एडवेंट ऑफ एआई। ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल, ज़्यादा डिजिटल, ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प के साथ हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। ये लिंकअप करना हमने ओवरऑल डिजिटल इंडिया के मिशन में, ये हमारा टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें गवर्नमेंट कहते हैं कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे हम इसको अलग तरीके से प्रमोट करेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको हम अलग तरीके से प्रमोट करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन को, जहाँ पे ओवरऑल इंडिया में डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका नाम है इंडिया स्टैक। अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म मतलब जो एक मेजर प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका नाम है इंडिया स्टैक के नाम से, और एग्रीकल्चर के एरिया में इसका नाम बन जाता है एग्री स्टैक। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, कहते जी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट किया गया है जिसमें सारा विजन डॉक्यूमेंट कि कैसे 2047 तक हमने इंडिया को या इंडियन एग्रीकल्चर को डिजिटाइज करना है और उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या टारगेट्स हैं, क्या आउटकम्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे, उनके साथ हमें लिंक करना है। तो वो एक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है डेटा, जो उसका नाम रख दिया एग्रीस्टैक। अब एग्रीस्टैक के अंडर किस किस तरीके के डिफरेंट स्कीम्स या किस किस तरीके के डिफरेंट गवर्नमेंट के डिजिटल प्रोग्राम्स आते हैं जिससे एग्रीकल्चर को डिजिटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, हमारी पहली स्कीम जो है इन 7 न्यू स्कीम्स में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन या डिजिटल एग्रीकल्चर स्कीम। तो गवर्नमेंट कहते हम एग्रीकल्चर को डिजिटाइज करना चाहते हैं, जिसमें इसके मेन 2 पिलर बना लेते हैं कि एक पिलर तो है एग्रीस्टैक, कि एग्रीस्टैक की हेल्प से हम करेंगे डिजिटाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, और जो एग्रीस्टैक में सारा डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमें हेल्प करेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए कि व्हाट आर द 2 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो दीज आर द 2 foundational pillars of digital agriculture mission, that is AgriStack and Krishi Decision Support System. ठीक है सर, यस। नाउ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ओवरऑल जो बजट है वो है 2800 करोड़। ठीक है, तो जो ओवरऑल 7 स्कीम्स का बजट है 14,000 करोड़ के आसपास, उसका 20% सिर्फ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मिला। 2800 करोड़ के आसपास डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को ये मिलता है। अब इसमें थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि डिजिटल इंडिया मिशन में गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने काम करना है। ठीक है, इसमें लिखिए अंडर एग्रीस्टैक के साथ लिखिए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ technologies and digital database. It is a collection of technologies and digital database to focus on end-to-end services, to focus on end-to-end services for agriculture food value chain, for agriculture
फूड वैल्यू चेन। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं हमने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है एग्री स्टैक के नाम का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बताई जाएंगी और बहुत सारा डेटा सेट्स अवेलेबल होंगे, जिनकी मदद से हम एंड टू एंड सर्विसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड टू एंड सर्विसेज? एंड टू एंड सर्विसेज दैट मीन्स जैसे ही फार्मर ने सीड खरीदे, और एंड, एक एंड क्या है? जैसे ही सीड्स खरीदे मतलब जैसे ही फार्मर ने रॉ मटेरियल खरीदा, और दूसरा एंड क्या है? कंज्यूमर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्रॉम सोइंग टू कंज्यूमिंग। तो सोइंग से कंज्यूमिंग तक का जो ओवरऑल सर्विसेज हैं, उसमें एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन को कैसे इंक्रीज करना ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, एग्रीकल्चर का जीवीए बढ़े और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में रिजिलियंस इंक्रीज हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लिखिए, अंडर दिस प्रोग्राम एग्री स्टैक में ही अंडर दिस प्रोग्राम the farmer will have under this program the farmer will have a unique digital ID, a unique digital ID, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, on the basis of national ID, on the basis of national ID, that is आधार। ठीक है, गवर्नमेंट अब ना आधार कार्ड का जो स्कोप है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहते कि आधार कार्ड इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। ठीक है, देन डिफरेंट सेक्टर्स में हम उन सेक्टर वाइज यूनिक डिजिटल आईडीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए गवर्नमेंट कहते हम भू आधार के नाम से एक पॉइंट चलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने भी गवर्नमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, भू आधार। ठीक है, हेल्थ कार्ड्स के लिए भी वो जन आरोग्य कार्ड्स हैं। ठीक है, अब ठीक है, नाउ क्या एग्जांपल पॉइंट कर रहा था मैं? यस, जितने भी गवर्नमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पहचानने का जो मेन एक हमारे पास स्टेप है कि जितने भी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स होंगे उनका जो आईपी एड्रेस होगा वो मोस्टली gov.in होगा। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो आईपी एड्रेस है वो कोई हैक करके, कोई बेफालतू में कोई नकली वेबसाइट ना क्रिएट कर ले ताकि डिजिटल अरेस्ट हो या डिजिटल फ्रॉड हो समथिंग। उस चक्कर में गवर्नमेंट कहते हम अपने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी एक डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी आईडी लॉन्च करेंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट ओवरऑल आधार कार्ड के स्कोप को बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आधार कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं या यूनिक आईडी कार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिजिटल मैनर में हर सेक्टर्स में। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को कहते हैं अलग डिजिटल आईडी कार्ड मिलेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कहते हैं हम एग्री स्टैक के अंदर फार्मर्स को भी एक यूनिक आईडी कार्ड प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल आईडी कार्ड। ठीक है, अब वो डिजिटल आईडी कार्ड हेल्प क्या करेगा? वो डिजिटल आईडी कार्ड हेल्प करेगा टू रजिस्टर अंडर ई नाम। गवर्नमेंट कहते कि जो फार्मर को हमने डिजिटल आईडी कार्ड बना के देना है वो डिजिटल आईडी फार्मर को हेल्प करेंगे ई नाम में रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज ई नाम? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये भी 2016-17 में ही लॉन्च किया गया था।
जिसमें गवर्नमेंट कहते कि फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण, ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण कोई फार्मर अपने प्रोडक्ट को सेल करने में पीछे ना रह जाए, ठीक है। प्लस एक फिजिकल बैरियर्स के कारण जो लूप होल्स भी जनरेट होते हैं वो भी दिक्कत देते हैं। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्यों ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक मैनर में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में फार्मिंग करता है, ठीक है। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। एक ब्लॉक में कोई एक एग्रीकल्चर मार्केट है, से इसका नाम M1, दूसरे ब्लॉक में M2, तीसरे ब्लॉक में M3, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, ठीक है। अब इन एग्रीकल्चर मार्केट्स में डिफरेंट APMC एस्टैब्लिश होंगे। हमने क्लास में APMC पढ़ा था, तो अलग अलग APMC एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अब अलग अलग APMCs में अगर जो ऑक्शन प्रोसेस करवाना है, ठीक है, ऑक्शन प्रोसेस जो करवाया जाएगा, अगर उसमें कभी कभी बायर्स ने एक प्राइस कंस्ट्रेंट रख लिया, जो हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पढ़ा था कि कैसे बायर्स एक ग्रुप बना के बोलेंगे कि भाई हमें तो इतने प्राइस पे ही खरीदना है, ठीक है, नहीं तो ओपन मार्केट में सेल करना है तो करवा दो, गवर्नमेंट को बेचना बेच दो, हम तो इस लेस प्राइस पर ही खरीदेंगे। तो हो सकता है मे भी अलग अलग मंडीज में अलग अलग प्राइस हो, ठीक है। तो एक ये दिक्कत सहन करनी पड़ती है फार्मर को। और दूसरा, से फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसका बॉर्डर किसी और स्टेट के साथ शेयर होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम मानसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मानसा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं जी बॉर्डर स्टेट हरियाणा के साथ टच होता है, ठीक है। तो जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर विलेज का फार्मर है, उसने कुछ प्रोड्यूस किया और अगर उसे मान लीजिए हरियाणा में ज़्यादा प्राइस मिल रहा हुआ पंजाब के मुकाबले, तो वो यहाँ से लूप होल निकाल लेगा, वो किसी हरियाणा के फार्मर को अपना दोस्त भाई बंधु बना के उसको अपना प्रोडक्ट देगा, वो बोलेगा भाई मेरा प्रोडक्ट बिकवा दे। तो ये लूप होल्स भी चलते थे, इनसे भी बचना है। और मिसमैनेजमेंट भी होती थी प्राइजेस की, इससे भी बचना है। तो गवर्नमेंट कहते पहले तो जी हम एक यूनिक ID कार्ड डिजिटल मैनर में बनाएंगे फार्मर का, ठीक है। उससे क्या होगा, कौन से फार्मर की क्या फसल है वो पता होगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहते हम क्रॉप सेंसस करवाएंगे। क्या करवाएंगे जी? क्रॉप सेंसस करवाएंगे। वो पता नहीं कैसे करवाएंगे, कब करवाएंगे। अभी नॉर्मल जो सेंसस होना था वो नहीं हो रहा है, 2021 में होना था, 25 भी चढ़ गया है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। अब क्रॉप सेंसस क्या होगा? सैटेलाइट बेस्ड सेंसस होगा लैंड मैपिंग के साथ, जिसमें किस किसान के पास कितना ज़मीन है और उसने कितना फसल प्रोड्यूस किया है, उसको ड्रोन्स की हेल्प से हम सैटेलाइट के थ्रू सेंसस करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, ये अभी पढ़ेंगे, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर ही है ये, ठीक है। ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। तो गवर्नमेंट कहते हैं क्रॉप सेंसस करेंगे, तो यूनिक ID कार्ड होगा, क्रॉप सेंसस हो गया, तो पता चल गया जी कौन से फार्मर का कितना प्रोडक्शन है। वो एक्स्ट्रा अगर मार्केट में बेचने जाएगा तो पता लग जाएगा कि भाई इसके पास कहीं और से ये प्रोडक्शन आया है। तो एक ये बात आई है। दूसरा, अब इसलिए बना दिया जी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दो बैरियर्स ठीक हो गए। एक तो थ्रू आउट द कंट्री आपको जो प्राइस आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट वाइज सेम रहेगा, ठीक है। आप अपना प्रोडक्ट चाहे पंजाब में बेचें चाहे हरियाणा में बेचें, आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द कंट्री। और दूसरा, फार्मर की रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। जहां फार्मर फिजिकली अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा से एक 20 या 25 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में बेच सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेचने में जाएगा फिर डीजल का खर्चा भी तो आएगा, वो वैसे ही फिर उसको प्रॉफिट कम लगेगा। तो फार्मर कहता है जी अब मुझे ऑनलाइन एक्सेस मिल गया कि मैं महाराष्ट्र में बैठे हुए बिजनेसमैन को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ।
मैं उड़ीसा में बैठे हुए किसी व्हीट मिल या राइस मिल को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। क्लियर? तो एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है फार्मर का वो इंक्रीज हो गया। हाँ जी, प्राइसेस सेम रहेगा जी। जो बेस प्राइस है वो एमएसपी वाला ही रहेगा। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे के फार्मर क्या बेच रहा है, बायर कितना खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब जो एक पॉइंट था ना कि मंडी टू मंडी प्राइस डिफरेंस कर रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, अगर बायर ने कोई प्राइस मांगा, आपको नहीं पसंद आया, आप दूसरे बायर के पास चले जाओ। ठीक है, आपकी मंडी में तो बायर्स ने एक यूनियन बना ली, अब उनसे नहीं भाग सकते। ऑनलाइन तो पूरे इंडिया के बिजनेसमैन, पूरे इंडिया के बायर्स बैठे हैं। ठीक है, और वो कोई यूनियन भी नहीं बना रहे ऑनलाइन प्रेजेंस में। तो एक बायर ने नहीं खरीदना आपका प्रोडक्ट, आप दूसरे बायर को बोल दोगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कि फार्मर से वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे कर लें कि मान लो जी 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन तुम पे करो, 500 डिस्टेंस। हाँ जी, नहीं ऐसा मत बोलिए। देखिए पहली बात, ऑन रिकॉर्ड चलो मैं ऐसी चीज़ें बोलता नहीं हूँ। दूसरी बात कि हमें ऐसा खुद नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपकी आंसर राइटिंग खराब होगी। आपकी आंसर राइटिंग में फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं करना है। देखिए पॉइंट क्या है कि जब 2019 में मोदी जी सेकंड टर्म में प्रधानमंत्री बने, ठीक है, उन्होंने एक पॉइंट रख दिया कि हम 2024 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ठीक है, तब भी हमें ये लगा था कि यार ये कैसे पॉसिबल है तब, और इकोनॉमी थी सिर्फ $2 ट्रिलियन। और अगर हम इतिहास देखें थोड़ा, 1991 में इंडिया की इकोनॉमी की वैल्यू पता कितनी थी? $200 बिलियन। ठीक है, और 2019 में हम पहुंचते हैं $2 ट्रिलियन पे। मतलब ये 10 गुना करने में हमें अराउंड 30 साल के करीब लग गए। ठीक है, और अब प्रेजेंटली अगर हम सेकंड टर्म की बात करें कि 2024 तक जो उन्होंने एजेंडा सोचा था, तो हम यहाँ पे चल रहे थे $3.75 ट्रिलियन पे। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। और अगर ये बीच में कोई चमगादड़ ना खाता, 2020 वाला टाइम पीरियड स्किप कर दें, ठीक है, तो अब जो 2025 में हमारी जीडीपी है अराउंड $4.25 ट्रिलियन के आसपास, ये हमने 2024 में ही अचीव कर लेना था, और 2026 या 27 तक तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होते। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं सोचा था किसी ने कि कोई चैट जीपीटी नाम की बला आएगी, मैं उसको कुछ बोलूँगा और वो जवाब देगा, है ना। और ये हे सीरी बोलेंगे, ये भी वो जवाब देगा। तो आज से 10 साल पहले वो भी नहीं सोचा था, पर हो गया। तो मे भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, और ना ये जब आप खुद ना बात करके देखिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर से, जो आपका नॉन कोई जानकार, आगे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है, कोई पापा का जानकार, कोई मौसा का जानकार, जो एडमिनिस्ट्रेटर हों, प्रॉपर जो पॉलिसी मेकिंग में हों, उनसे ये बात करके देखना, वो बोलेंगे बेटा तुम्हारी सोच तो इतनी सी है और तुमको पॉलिसीज इतनी सी बताई जाती हैं, बट जो रिकमेंडेशंस आई हुई हैं वो इतनी बड़ी आई। ठीक है, बहुत सही रिकमेंडेशंस हैं, और डिजिटल मैनर में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ऐसा कभी ज़िंदगी में सोचा था कि जो सीपीयू है उसको हम जो एलईडी है उससे डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, या सीपीयू को हम मोबाइल बना देंगे, लैपटॉप है वो पॉकेट में डाल के जहाँ मर्जी हम घूमते फिरेंगे। तो ओवरऑल जो इन्वेंशंस हैं वो वर्क कर रही हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है और कितना अपना वो टारगेट बना रही है, वो अभी उसमें हमें जनता को क्लैरिटी नहीं दिखा रही। तो हमें ऐसा वो वेग सा कंसेप्ट लगता है कि यार क्या ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा बोलना नहीं कि हाँ जी ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमने भी चलो आज से 6 महीने बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करनी है। ठीक है, चलिए ओके। तो एग्रीस्टैक में गवर्नमेंट कहते हैं कि हम डिजिटल आईडी कार्ड्स बनाएंगे।
अब चलो, एक तो ई नाम बनाने का फायदा हो गया एग्रीकल्चर फार्मर को। बायर को भी क्या इसका कोई फार्मर फायदा होगा? डिजिटल आईडी कार्ड्स का फार्मर के क्या फायदा होगा? ऑथेंटिकेशन। वेरी गुड। Buyer also get to know if the seller is authenticated or not, or if his product is authenticated or not. ठीक है, पहले ये और ये सुनने में भी आया था कि अब डिजिटल अरेस्ट इतना हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड इतना हो रहा है, ई नाम पे बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ने अपने आप को एज अ फार्मर रजिस्टर कर लिया। ठीक है, और ये शो कर दिया कि हाँ जी हमारे पास वीट है या राइस है या से ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं। ठीक है, तो कोई किसी बायर ने उनको अप्रोच किया कि हाँ भाई हम तुमसे राइस परचेज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 5000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दो। चलो पे कर दिया, उसके बाद ओके बाय बाय टाटा, खत्म। ठीक है, तो यहाँ भी अब गवर्नमेंट को सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखने हैं। तो एक डिजिटल आईडी कार्ड रहेगा फार्मर का, वही पर्सन कर पाएगा रजिस्ट्रेशन ई नाम में। ठीक है, हाँ अब जैसे नकली आधार बनते हैं वैसे फार्मर आईडी कार्ड नकली ना बनने शुरू हो, इसके लिए गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन अपना पार्ट बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एग्री स्टैक में। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना पार्ट क्लियर है? नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो ई नाम पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ई नाम पे सिर्फ वही प्रोडक्ट बिकेंगे जो जिन पे एमएसपी मिलता है। वो 23 क्रॉप्स के अलावा आप कोई भी क्रॉप्स ई नाम पर सेल कर सकते हो। फिर वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलेगा, जो प्राइस डिसाइड करना है। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड वन, जो सेकेंड फाउंडेशनल पिलर था डिजिटल एग्रीकल्चर का, दैट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसमें लिखिए it is an MIS based it is an MIS based data support platform. What is MIS? Management Information Services. MIS stands for Management Information Services या Management Information System. ठीक है, डेटा होना किसी चीज का और उससे इंफॉर्मेशन डराइव करना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है कि सॉरी इस संडे जो टेस्ट हुआ उसमें इनके कितने मार्क्स आए, इनके कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए। दिस इज माय डेटा। ठीक है, अगर इससे मैं इंफॉर्मेशन डराइव करूं कि से फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 50% मार्क्स या ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, से दिस इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्री स्टैक में सिर्फ डेटा होगा, उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में हमें मिलेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंडर। तो ये MIS बेस्ड डिसीजन हमें प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डेटा सेट्स इसमें प्रोवाइड किए गए। ठीक है, अब जो डेटा इसमें होगा वो कैसा डेटा होगा, इसके लिए लिखिए इट इंटीग्रेट्स standardized it integrates standardized geospatial and non-geospatial data geospatial। ठीक है, it integrates with standardized geospatial and non-geospatial data. What is the meaning of geospatial? अरे ये किसने बताया? हाँ? Geospatial is
आधा मीनिंग ठीक है कि सैटेलाइट बेस्ड डेटा, सैटेलाइट बेस्ड डेटा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, जियो वर्ड आ गया ना, तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से रिलेटेड स्पेशल डेटा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, दैट इज जियोस्पेशियल डेटा। और नॉन जियोस्पेशियल डेटा जिसमें जनरल डेटा होगा, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया में कौन कौन सी फसलें प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन से सीजन में प्रोड्यूस होती हैं, ये नॉन जियोस्पेशियल डेटा, ठीक है। फिर हाँ जी, हाँ हाँ श्योर, अगर डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको तो श्योर जी। तो ओवरऑल इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न का डेटा होगा, इरिगेशन पैटर्न का डेटा होगा, ठीक है, या सीजनल वेरिएशंस का जो डेटा होगा, दैट इज नॉन जियोस्पेशियल डेटा। और जियोस्पेशियल डेटा क्या होगा, से गुजरात में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल वहां पे कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा, ठीक है, तो वो स्पेशल ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर रीजन्स के अकॉर्डिंग डेटा होगा, वो जियोस्पेशियल डेटा, ठीक है। अब जो आपने नाम लिया था वो सैटेलाइट वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग जियोस्पेशियल डेटा। रिमोट सेंसिंग जियोस्पेशियल डेटा, जहाँ पे रिमोट एरियाज में सर्वेज नहीं करवा सकते हैं हम, ठीक है, वहां पे सैटेलाइट की हेल्प से हमने डेटा सेट्स निकाले, तो रिमोट सेंसिंग जियोस्पेशियल डेटा, ठीक है। क्लियर है जियोस्पेशियल डेटा और नॉन जियोस्पेशियल डेटा इसमें। अब डेटा होगा किस चीज से रिलेटेड, ठीक है, वो लिख लीजिए, वेदर डेटा, वेदर एंड क्लाइमेट डेटा, ठीक है, सॉइल डेटा, सॉइल डेटा, देन क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी, क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी, देन ग्राउंड वाटर एंड reservoir data, ground water and reservoir data, comma data related to soil profile mapping, soil profile mapping and government schemes, and government schemes, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें से कौन कौन सा डेटा का मीनिंग नहीं समझ आया वो बताओ, क्या चीज? यस, नहीं, वो एक सेपरेट कह लीजिए कि वो वेदर पैटर्न को चेक करने का नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। उसमें पार्ट ये है कि वो इससे लिंक्ड नहीं है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से। जब उसका डेटा इस कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया, तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ जी, वो रिमोट सेंसिंग जियोस्पेशियल डेटा फॉर वेदर एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यस, क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी। क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी क्या है? क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी है कि जिसमें इंडिया में जितने भी टाइप के सॉइल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में जो स्पेसिफिक डेटा होगा उसको बोला जाएगा सॉइल या क्रॉप्स लाइब्रेरी, जिसमें सॉइल का क्या टेक्सचर है, सॉइल का क्या कलर है, इसमें पीएच लेवल कितना है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है, ये सारी चीज़ें का डेटा, दैट इज सॉइल सिग्नेचर या क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी वो इसी में आएगा,
कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, बट उसको हम डिफरेंट 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे डिजिटल आईडी है वैसे लैंड आईडी, जैसे मैंने भू आधार का नाम बताया था। यस, हाँ, जमाबंदियां, फर्दा, सारा ऑनलाइन डेटा। क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी में रहेगा डेटा रिलेटेड टू द सॉइल एंड ऑल थिंग्स के, और ये भी उसमें डेटा रहेगा कि सॉइल्स के बेसिस पर कौन सी क्रॉपिंग वहाँ हो सकती है। दैट इज क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी। ठीक है, और जो हमने नेक्स्ट किया दैट इज सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में हमने सॉइल से रिलेटेड कौन सा डेटा क्रिएट करना है कि इस सॉइल में कौन से न्यूट्रिशन कैपेबल है। ठीक है, और इस सॉइल के बेसिस पर जो क्रॉप्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उन क्रॉप्स को किस तरह के फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो वाला डेटा सॉइल प्रोफाइल मैपिंग के अंडर जाएगा। ठीक है, सॉइल का जो फीचर्स हैं, क्या टेक्सचर है, कितना पीएच बैलेंस है, ठीक है, या उस पे कौन सी क्रॉप हो सकती है, वो डेटा लाइब्रेरी में, क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी में। और जो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में सारा उसका न्यूट्रिशन कैपेसिटी, उसकी न्यूट्रिशन कैपेबिलिटीज़ और इस तरीके के क्रॉप्स को कैसा फर्टिलाइजर चाहिए, वो डेटा सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में। ठीक है, इस सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में ना एक डेटा लिख लीजिए। गवर्नमेंट कहते हैं कि 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को सॉइल प्रोफाइल मैपिंग के अंडर लेके आना है। 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में लेके आना है। ठीक है, 142 मिलियन हेक्टेयर्स एंड टिल दिसंबर 2024 गवर्नमेंट ने 29 मिलियन हेक्टेयर्स का सॉइल प्रोफाइल मैपिंग कर दिया है। 29 मिलियन हेक्टेयर्स, 29 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड को सॉइल प्रोफाइल मैपिंग कर दिया है, गवर्नमेंट ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, जो टारगेट है वो 142 मिलियन टन्स का है, और उसमें से 29 मिलियन टन्स का, 29 मिलियन हेक्टेयर्स का हमने टिल दिसंबर 2024 तक सॉइल प्रोफाइल मैपिंग कर दिया। ठीक है, 2030 तक का, 2030 तक जितने भी जो टारगेट्स हैं ना, देखिए इसको ना नीति आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि टारगेट ऐसे क्यों सेट किए गए हैं, या ज़्यादातर जो टारगेट हैं वो 2030 तक के हैं, या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 2047 तक के हैं, या 2070 तक के हैं। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो 10th एनिवर्सरी बनाई है इसने। ये भी पढ़ेंगे जब हम प्लानिंग वाला पोर्शन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीति आयोग की 10वीं सालगिरह है, तो एनिवर्सरी क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, जब नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया था इस ग्राउंड्स पर कि भाई तुम तो 5 साल के प्लान बनाते हो, ठीक है, 2-3 साल सरकार वेली बैठती है, लास्ट के 2 साल काम करना शुरू करती है, कोई टारगेट अचीव कर लेती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहते कि हम डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट कहते 1 ईयर का बजट तो हम बनाते ही हैं, जिसमें 1 ईयर के प्रोग्राम्स या 1 ईयर की पॉलिसीज होंगी। फिर गवर्नमेंट कहते हैं हम 3 ईयर एक्शन प्लान बनाएंगे, जिसमें आने वाले 3 साल में क्या अचीव करना है वो बताया जाएगा। फिर 7 ईयर स्ट्रेटजी लॉन्च की जाएगी कि आने वाले 7 साल में क्या कवर करना है, एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा कि 15 साल में क्या अचीव करना है। ठीक है, अब इसको लाइन अप करो, 2015 से 15 साल कितना बन गया जी? 2030। तो ये सारा वर्क 15 साल पहले
सॉरी, आज से 10 साल पहले जब नीति आयोग बना था, उसके विजन डॉक्यूमेंट में ये आ गया था कि 2030 तक क्या क्या करना है। ठीक है, वो कैसे कैसे करना है वो यहाँ पर चेंजेस करते रहते हैं। ठीक, 2030 में बोल दिया कि हाँ जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को से डबल करना है, फार्मर्स की इनकम को से डबल करना है। कैसे करना है, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, कैसे हमने क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम करना है, वो टाइम बाय टाइम चेंज करते रहते हैं। क्लियर? तो ये ईयर्स का लाइनअप याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखिए वो डिसाइड किया जाएगा लाइब्रेरी वाली साइड, क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी वाली साइड, के कौन से सॉइल के बेसिस पे कौन सी क्रॉप होगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ द सॉइल के ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, वो सारा क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी में कौन सी क्रॉप है, उसके कैसे न्यूट्रिशन चाहिए और उसको कैसे फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो प्रोफाइल मैपिंग में। ठीक है, यस, हाँ जी। वो तो जैसे जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली जो लैंड अंडर द यूज ऑफ एग्रीकल्चर था वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल वाली साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर हमारे पास लैंड कम है तो हम एक्सटेंसिव फार्मिंग ना करें, हम इंटेंसिव फार्मिंग करें। जो अवेलेबल ज़मीन है उस पर ही फार्मिंग ज़्यादा करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इसीलिए तो गवर्नमेंट कभी भी प्रोडक्शन वर्ड नहीं यूज़ करती है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है। गवर्नमेंट कहती है हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पैदावार बढ़ानी है। ठीक है, उत्पादन नहीं बढ़ाना। ठीक, ज़्यादा ज़मीन अब या तो ऐसा तो नहीं होगा कि नेपाल से और भूटान से और बांग्लादेश से खरीदेंगे, तभी नई ज़मीन देश के अंदर आएगी। जो अवेलेबल ज़मीन है उसी का ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जितना एग्रीकल्चर की ज़मीनों को ख़राब होना था या बैरन होना था या वहाँ फसलें नहीं हो सकती थी, ठीक है, वो कम कर दिया। और जो नेशनल हाईवेज का कंसेप्ट है ना, अगर हम इसको 1965 के साथ लिंकअप करें तो 1965 में नेशनल हाईवेज का कंसेप्ट तब आया था ज़्यादा स्ट्रांगली कि ऐसे हाईवेज बनाओ जहाँ पर मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ठीक है, तो ये वही ट्रेड ऑफ है जी, एक चीज़ के एक्सपेंस पे दूसरी चीज़ को किया जाता है, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या चीज़? क्या चीज़? ये स्कीम में कौन कौन सी स्कीम्स? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% अलोकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 7 स्कीम्स हैं, वो सेपरेटली बताता रहूँगा कौन कौन सी स्कीम कौन कौन से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेक्टर है। ओके, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में ही इंटेंसिव फार्मिंग होता है कि आप जितना आपके पास ज़मीन अवेलेबल है आप उसी के ही ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना चाहते हो। अब इसीलिए तो इंटेंसिव फार्मिंग का कंसेप्ट आता है। मेन आप HYV सीड्स को प्रमोट करते हो, ठीक है, देन आप केमिकल फार्म फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करते हो। ठीक है, ऐसा कहा गया कि जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में थे, जब हमने HYV सीड्स और केमिकल फार्मिंग नहीं अपनाए थे, फर्क मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो एक क्रॉप सीजन की लेंथ थी वो थी अराउंड 5 मंथ्स, मतलब कम से कम 5 महीने लगते थे राइस की सोइंग से हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, और अब वो कम होके 3.5 मंथ्स रह गया है। और हम यही देखते हैं अप्रैल के एंड में या मई के मिड में हम पैडी का सोइंग कर देते हैं। ठीक है जी, अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट तक पैडी का कल्टीवेशन हो जाता है और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग चलता रहता है।
ठीक है, तो वो यही शो करता है कि इंटेंसिव फार्मिंग आ गया है और बहुत फास्ट पेस में आया है। ठीक है, एक होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग जिसमें आप मोर ऑफ लैंड एक्वायर करते हो ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए, जो कि अब किसी भी कंट्री के पास एक्सटेंसिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये एग्रीस्टैक वाला सॉरी ये डिजिटल एग्रीकल्चर पूरा कर ले, उसमें ना फिर बाद में मेरे को याद करा देना कि सर कोई सरप्लस फार्मिंग के बारे में कुछ बताना था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर के अंडर ही पहला लिखा, डिजिटल एग्रीकल्चर के अंडर पहला लिखा हमने एग्रीस्टैक, दूसरा लिखा हमने कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये दो हो गए हमारे फाउंडेशनल पिलर्स, और दो इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर। पहला लिखिए क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री, क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री। ठीक है, अगेन गवर्नमेंट कहते विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स सैटेलाइट हम हर सीजन बेस्ड सेंसस किया करेंगे। ठीक है, कि कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप सो किया गया है, तो उसका एक डेटा सेट तैयार करेंगे जिसका नाम दिया गया क्रॉप सॉन रजिस्ट्री। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज जियो विलेज मैप्स, जियो विलेज मैप्स। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो आप कह रहे थे कि फार्मर्स के पास कितना लैंड एक्वायर्ड है और सारे विलेज का मैपिंग ये ऑनलाइन फॉर्मेट में जियो विलेज मैप्स पर। ठीक है, इस पे काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी जमाबंदियां, बहुत सारी फर्दें, बहुत सारे विलेजेस, ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड्स उनका बना दिया गया है। स्टेट वाइज अलग अलग है वैसे तो। क्या चीज़ है? स्वामित्व, सॉरी मुझे पक्का स्वामित्व भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, पीएम स्वामित्व। ऑल राइट, तो ये चार पॉइंट्स हैं हमारे पास डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर। ठीक है, जिसका बजट ओवरऑल 2800 करोड़, 7 स्कीम्स में से एक स्कीम। ठीक है, एक मैंने आपको अभी कहा कि सरप्लस फार्मिंग वाला पार्ट, ये चाहे अलग से लिख लीजिए, इसका कोई ये स्कीम से लिंकअप नहीं है, कि फार्मर को कितना लॉस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कितना उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और मार्केट में कितना पहुंचा बिकने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए फार्मिंग में फार्मर ने अपनाया सरप्लस फार्मिंग। व्हाट इज सरप्लस फार्मिंग? प्रोड्यूस मोर so that the on account consumption of the farmer can also be satisfied, कि जितना उसने खुद के घर के लिए इस्तेमाल करना है वो भी रख सके, और जो एक्स्ट्रा उसने प्रोड्यूस किया है वो मार्केट में ले जाके सेल करे, एक्सचेंज करे। दैट इज सरप्लस फार्मिंग। अब सरप्लस फार्मिंग में से 100 किलोग्राम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ऑन इंडिया एवरेज है कि 50% तो चला जाता है सबसिस्टेंस के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया का एवरेज है कि 50% चला जाता है सबसिस्टेंस में। 50% तक अपना प्रोडक्शन किया हुआ प्रोडक्ट फार्मर रख लेता है खुद के ही फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आप इसको सिर्फ पंजाब हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि जी बहुत सारा प्रोड्यूस हुआ, इतना कितना हम घर पे रख लेंगे। ऑल इंडिया का ये एवरेज है। ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी हैं, ठीक है, जिसमें साउदर्न स्टेट्स भी हैं, ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं, सारे स्टेट्स। ओके, तो 50% रख लिया हमने सब्सिस्टेंस के लिए। इसके बाद कहते हैं 5% तक जाता है रिलेटिव्स के लिए, दोस्तों के लिए, ठीक है, एनीथिंग।
जो आई पाई भी खुश करने हैं। ऑल राइट, तो 5% चला गया उधर। इसके बाद जो बचा दैट इज 45%, ये है फार्मर के पास मार्केट एबल सरप्लस। इसको क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सरप्लस, कि जिसको मार्केट में ले जाके फार्मर बेच सकता है, मार्केटेबल सरप्लस। इसके बाद कहते जो ये 45% बचता है मार्केटेबल सरप्लस का, इसमें से कम 7 to 12% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं। सेवन टू नहीं, जो बचा हुआ है ये मतलब ये ओवरऑल 100 किलोग्राम का 7 to 12% है। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोडक्शन का 7 to 12% है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। जैसे अगर हम इसको पंजाब के केस के साथ अभी लिंकअप करें, पंजाब में अभी हमने लास्ट ईयर फेस किया पैडी क्राइसिस, पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस। ठीक है, किस किस को पता है पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस पंजाब के? जिसको नहीं पता ये कल करवाता हूँ डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लो कि पैडी का प्रोडक्शन हुआ, बट सरकार के पास रिसोर्सेज और स्टोरेज के अभाव के कारण वो इतना प्रोक्योर नहीं कर पाए। फार्मर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्ट मंडियों में पड़ा है, ठीक है, बट गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर पाई, तो पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस है ये। अब इसमें एक पॉइंट अगर हम समझें, OTR, दैट इज ऑन टर्न रेशियो या आउटपुट टर्न रेशियो। ठीक है, ऑन टर्न रेशियो या आउटपुट टर्न रेशियो, ये क्या होता है कि पैडी को जब मिल में ले जाके मिलिंग की जाएगी तो कितना राइस मिले। ठीक है, समझ गए? चोने जो कितना चावल मिले। ठीक है, तो पैडी को जब मिलिंग की जाए और उससे हमें कितना राइस मिले, इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड OTR रखा हुआ है वो है 67%। कि अगर 100 किलोग्राम पैडी मिल में पहुंची है तो कम से कम 67 किलोग्राम तो राइस उसमें से प्रोड्यूस होगा, तभी गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी। ठीक है, जो है कितना अभी लास्ट ईयर हमने कितना फेस किया, 60 to 62% इन पंजाब। ठीक है, तो ये जो 5% या 7% ये क्या है? ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है। ठीक है, ये क्यों हुए? कहते हैं विद द एक्सट्रीम हीट प्रेशर्स, आपकी जो पैडी की बर्ड्स हैं, कलियां हैं जो चोने की, वो कहते हैं जी वो श्रिंक होगी। ठीक है, तो कहाँ है आपका क्लाइमेट रेजिलियंस? ठीक, चलिए, सो ऑल दीज आर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो सरकार कहते हैं जी कि 7 से 12% हो जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो जो बचता है एंड में, दिस इज मार्केटेड सरप्लस, जो एक्चुअल में मार्केट में आता है बेचने के लिए। ठीक है, तो ये आप पार्ट वे फॉरवर्ड में लिख के आएंगे दैट गवर्नमेंट हैज टू पुट फॉरवर्ड मोर सजेशंस फॉर मार्केटेड सरप्लस। गवर्नमेंट कहती है जी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के बाद ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, घर पे रख लिया, रिलेटिव्स को बांट दिया, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो गए, इसके बारे में बात नहीं की। ठीक, मार्केटेड सरप्लस को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो मेन पॉइंट क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बचाने हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे बचेंगे? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ठीक है, तो इसको हम वैसे कल पढ़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम एक फंड बनाते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है। तो 7 न्यू स्कीम्स में से फर्स्ट स्कीम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है,
बाकी जो हमने स्कीम्स लिखे हैं उसमें जो जो हमने स्कीम्स के नाम लिखे, दैट इज सेकंड लिखा हमने क्रॉप साइंसेज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में है। थर्ड जो है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें हाँ ये फोर्थ लिखा है, चलो फोर्थ में जो स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट लिखा उसमें एक लाइन में मीनिंग लिख लीजिए, दैट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस government will introduce government will introduce more vocational subjects, more vocational subjects in secondary education. Government will introduce more vocational subjects in secondary education. What is secondary education? फिर प्राइमरी क्या होता है? एलिमेंट्री क्या होता है? सेकेंडरी एजुकेशन 9th-10th, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन आपका 1st to 5th, एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 8th, ठीक है। 9th-10th वाला जिसको आप मॉडल स्कूल्स या हाई स्कूल बोलते हो, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, और 11th-12th सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद बैचलर्स या मास्टर्स हायर एजुकेशन। ठीक, तो गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए और गवर्नमेंट कहते हैं हम करेंगे भी, वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पेश करेंगे एग्रीकल्चर को 9th और 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। पंजाब में तो ये किया भी जाता है, पंजाब में 9th में, और गवर्नमेंट स्कूल्स का मैं बात कर रहा हूँ, 9th में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, क्या कहते हैं जी, ये मेल हैं ये एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ये फीमेल है ये होम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल सोच अभी भी चल रही है, चलो उसको चेंज करेंगे शायद गवर्नमेंट कभी ना कभी। तो 9th में एग्रीकल्चरल स्टडीज़ बच्चों को पढ़ाओ, 10th में भी एग्रीकल्चर स्टडीज़ को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाओ। अभी तो वोकेशनल सब्जेक्ट है, मतलब एक्स्ट्रा कोर्स, ठीक है, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पेश करो 10th में, और बोर्ड में इसका एग्जाम हो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उन स्टेट्स में तो ये करो कि जिन स्टेट्स में जो मेन जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पेश करेंगे एग्रीकल्चर को इन सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड लाइन लिखिए, इन अलाइनमेंट विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन alignment with new education policy 2020, in alignment with new education policy 2020, Indian Council of Agriculture Research, Indian Council of Agriculture Research provide more seats in universities, provide more seats in universities for bachelor's and master degree programs, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? 2020 के बाद, 2020 से पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें हमने एक डेटा चेक किया, दैट इज कॉल्ड एज GER, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? यस, कितने बच्चे एडमिशन लेने आए और उनमें से कितने बच्चों को एडमिशन मिला, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बाय द ईयर 2030
हम प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो और एलिमेंट्री एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कर लें 100%, कि 8वीं कक्षा तक कोई भी बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है उसको एडमिशन मिले, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल, नो मैटर, 100% GER होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन तक, मतलब 8वीं कक्षा तक। ठीक है, देन इसके बाद ये फाइंड आउट किया गया कि हायर एजुकेशन में GER कितना होगा। हायर एजुकेशन में जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम में 40%। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू मोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, it is less than 25%, and when it comes to agriculture it is less than 15%. ठीक है, we have Punjab Agriculture University in Ludhiana. पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स 200 या 250 हैं। ठीक है, सॉरी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 200 या 250 हैं टोटल सीट्स। ठीक है, अब उसमें पंजाब का स्टूडेंट भी अप्लाई करता है, हरियाणा का स्टूडेंट भी अप्लाई करता है, हिमाचल का स्टूडेंट भी अप्लाई करता है, जम्मू और कश्मीर का स्टूडेंट भी अप्लाई करता है। तो 4 स्टेट्स के लिए 200 या 250 सीट्स। ठीक है, हाँ फॉरनर, और उनको तो चलो कोटा भी मिलता है NRI कोटा। ठीक है, चलिए, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो गवर्नमेंट कहते कि हम एजुकेशन और मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन में हम वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पेश करेंगे और हायर एजुकेशन में हम नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करेंगे। क्लियर? ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पेश किया जाएगा। 8 तक के बच्चे को तो समझ ही नहीं आएगा ना। एलिमेंट्री तक हमारा ये अभी एजेंडा है कि हम एलिमेंट्री तक 100% GER अचीव करें बाय 2030। देन लेटर ऑन बाकी सब में भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन में GER जो है वो 100% है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोग्राम्स या 2 स्कीम्स। पहला राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, गवर्नमेंट किसी को ना नहीं कर सकती। राइट टू एजुकेशन कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ही ये है कि जो एडमिशन लेने आया है उसको ना नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सेकेंड भी है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 15 को अप्लाई करना विद द हेल्प ऑफ RTE। आर्टिकल 15 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हैं अभी आपने? यस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सम ग्राउंड्स। ठीक है, तो आर्टिकल 15 को समग्र शिक्षा अभियान कहता है कि आपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना एडमिशन देते टाइम स्टूडेंट्स को। प्लस समग्र शिक्षा अभियान कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वेदर रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, वेदर रिलेटेड टू मिड डे मील, वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, से कोई IAS है या IPS हैं या IRS हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है से हरियाणा से पंजाब में। ठीक है, वो गवर्नमेंट को ये अर्जी लिखते हैं कि सर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हमें तो दुख हुआ, वो अलग बात है, हमारे बच्चे भी रुल जाते हैं। ठीक है, कि ड्यूरिंग द ईयर फिर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, तो हमारी वाइफ को रुकना पड़ता है हरियाणा में, हम पंजाब में आ जाते हैं जी, बच्चे भी रुल जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, हम भी तंग होते हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम एक ऐसा स्कीम लाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि 8वीं क्लास तक
सारे इंडिया में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड हैं वहाँ पे हम एजुकेशन स्ट्रक्चर को अलाइन कर देंगे 2030 तक। तो बच्चा चाहे हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर शिफ्ट मार ले अगर पंजाब बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टडीज पैटर्न सेम है, सिलेबस पैटर्न सेम है, करिकुलम सेम है। केवीवी इसी मॉडल पे काम करते हैं, केवीवी अभी इसी मॉडल पे काम करते हैं, बट वो चलो एक अलग बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड्स के अंडर नहीं आते। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हम स्टेट बोर्ड्स को ये बोलेंगे कि ऐसा करो। ठीक है, सो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी बात चलती है। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? ठीक है, ऑल राइट। इन तीनों का लेस देन 25% है GER। हाँ, ये 2019 तक का है, 2020 की पॉलिसी आने से पहले, जब पॉलिसी आई तब ये उसमें डेटा आया। इसका टारगेट जो है अभी ना, वो गवर्नमेंट कहती है कि हम ऐसे नहीं सेट करेंगे कि एडमिशन कितनी है, हम सीट वाइज टारगेट बढ़ाएंगे। जैसे इस साल के बजट में गवर्नमेंट कहते हैं हम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 10,000 सीट्स इंक्रीज कर, सॉरी मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीट्स इंक्रीज करनी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 5,000 सीट्स इंक्रीज करनी है। तो अब वो सीट वाइज टारगेट करने लग गए हैं। अब वो एनरोलमेंट वाला स्यापा ही नहीं कर रहे कि कितने एडमिशन लेने आए, कितनों को एडमिशन मिली। अब वो कहते हैं कि जी हम नंबर ऑफ सीट्स ही बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने आएंगे, ज़्यादा को एडमिशन मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है।